स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी IQ। मेरा नाम है रणधीर सिंह और आज हम एक और बेहतरीन केस स्टडी करने वाले हैं। एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में जानने वाले हैं जिसके बारे में आप सोशल मीडिया, किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म या किसी भी और सोर्सेज के थ्रू बहुत कम देखने को मिलेगा। दोस्तों, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गुलमर्ग। यह ऑपरेशन गुलमर्ग पाकिस्तान ने लॉन्च किया था। पाकिस्तान ने तब लॉन्च किया था जब पाकिस्तान को पता चल गया कि इंडिया जम्मू एंड कश्मीर को लेकर किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। दोस्तों, जब भारत को आजादी मिली तो भारत में बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी। अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं तो आप एक तस्वीर देखोगे, ये इंडिया की तस्वीर है, राइट। जब इंडिया आजाद हुआ था और जब इंडिया आजाद हुआ तो आपको पता होगा कि इंडिया जो है भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। और पाकिस्तान जो है उस वक्त एक तो ये वेस्ट पाकिस्तान होता था, राइट, और ये एक ईस्ट पाकिस्तान होता था जो 1971 में जाके बांग्लादेश बना। लेकिन इसके अलावा भी भारत और पाकिस्तान, नए बने पाकिस्तान, दोनों में बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, बहुत सारी राजाओं की क्या थी बच्चा, आपके स्टेट्स थी। जैसे कि अगर मैं आपको ये इमेज दिखाऊं, इस इमेज में जो भी आपको पिंक कलर का जो आपको एरिया दिख रहा है वो सारा राजाओं की जागीर थी। यानी कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, यानी जब अंग्रेज भारत पे राज कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां पे राजाओं का रूल था। मतलब कि अंग्रेज डायरेक्टली उस रीजन को, उस इलाके को कंट्रोल नहीं करते थे। अंग्रेजों के पास सिर्फ और सिर्फ उस इलाके का किस चीज पे कंट्रोल होता था? फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और डिफेंस। बाकी जितनी भी चीजों का काम काज, क्या डिसीजन लिया जाएगा, वो वहां के राजा लेते थे। दोस्तों, भारत आपको पता है एक कानून के तहत आजाद किया गया था। उस कानून का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। दोस्तों, जब ये कानून पास किया गया तो भारत और पाकिस्तान के साथ समझौता किया गया। लेकिन भारत और पाकिस्तान के साथ साथ उन सब प्रिंसली स्टेट के साथ भी समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ। उनके बारे में भी यहां पे इस कानून में जिक्र किया गया था। उन प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑफर दिए गए। सबसे पहले उनको यह बोला गया कि आपको हम बता दें कि अब आपके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम अब आपको कंट्रोल नहीं करेंगे। ब्रिटिश पैरामाउंसी जो है अब यहां से रद्द होती है, अब आप आजाद हैं। और साथ साथ में आपके पास 3 जो हैं ऑफर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। पहला ऑफर, आप अगर भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास पूरी आजादी है भारत के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप बोल रहे कि मुझे भारत के साथ जाना है तो पाकिस्तान कुछ नहीं बोल सकता। और अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ जुड़े तो भारत आपको कभी कुछ नहीं बोलेगा, उसकी गारंटी मैं देता हूं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप ना भारत के साथ जाना चाहते हैं ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास पूरा हक है। तो दोस्तों, ऐसे आप समझ लो कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उन्होंने एक और लड़ाई छेड़ दी। कहां पे? भारत में और पाकिस्तान में। लड़ाई किसकी थी? कि राजाओं को अपने साथ जोड़ना है। यहां पे पाकिस्तान भी राजाओं को अपने साथ जोड़ना स्टार्ट हुआ। जैसे आपको पता हो, बलूचिस्तान के इलाके में पाकिस्तान ने जबरन बाय फोर्स जो है बलूचिस्तान के राजा को गिराकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान के कंट्रोल में लिया। और इसके अलावा भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे राजा थे जो पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखते थे, जो चाहते थे कि मैं पाकिस्तान के साथ जाऊं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? एक मेरे दोस्तों आपके निजाम ऑफ हैदराबाद और एक आपके जूनागढ़, कहां के? गुजरात के। ये दोनों चाहते थे कि हम कहां, किसके साथ जाएं? पाकिस्तान के साथ जाएं। लेकिन भारत को पता था कि जिस तरीके से ये 2 देश बने हैं और जिस नफरत से ये 2 देशों को बनाया गया, नफरत जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। और अगर हमने पाकिस्तान को भारत के बीच में, भारत के सीने में अगर बसने दिया तो हमारे लिए, भारत के लिए हमेशा नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न रहेगा। हम इंटरनली हमेशा खोखले रहेंगे। इसलिए भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो हैदराबाद और जूनागढ़ को बाय फोर्स, किसी भी कंडीशन पे, कुछ भी करना पड़ जाए, ताकत का इस्तेमाल करना पड़ जाए, सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना पड़ जाए, आर्म फोर्सेस को इस्तेमाल करना पड़ जाए, एनकाउंटर करना पड़ जाए, लेकिन हमें जो है इसको भारत के साथ जोड़ना ही जोड़ना है। और हम, भारत सरकार उस वक्त पूरी तरीके से बिजी हो गई, पूरे तरीके से वो कहां व्यस्त थे? हैदराबाद और जूनागढ़ को अपने साथ जोड़ने के लिए। लेकिन उनके इस प्लान के साथ साथ एक और दिमाग में जो बात चल रही थी वो थी जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि भारत के लिए जम्मू एंड कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों एक ही जरिया था
जो भारत को सेंट्रल एशिया के साथ जोड़ता, जो भारत को कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आपका रशिया के साथ, आपका इन तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान के साथ जोड़ता। इसलिए स्ट्रैटेजिकली रणनीति को देखते हुए J&K बहुत इंपॉर्टेंट था, भारत के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। और पाकिस्तान भी पूरी तरीके से आंख गड़ाए बैठा हुआ था किस पे, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पे प्रिंसली स्टेट थी। जम्मू एंड कश्मीर में जो राजा राज कर रहे थे वो थे महाराजा हरि सिंह जी। महाराजा हरि सिंह जी डोगरा डायनेस्टी के लास्ट राजा थे। और महाराजा हरि सिंह जो एक हिंदू रूलर थे, जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में रूल कर रहे थे, उनका राज जहां हो रहा था वहां की आबादी मैक्सिमम क्या थी, मुस्लिम थी। अब महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि मेरा राज खत्म ना हो। उनका सपना था कि भाई, उनका विजन था कि मैं किसी भी तरीके से ना तो डेमोक्रेसी को यहां पे आने दूंगा, ना मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। अब उनके पास जबकि एक ताकत थी जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से उनको दी गई थी, तो उन्होंने फैसला किया कि ना मैं जाऊंगा किसके साथ, आपका पाकिस्तान के साथ, ना मैं भारत के साथ जाऊंगा। महाराजा हरि सिंह ने बोला कि मैं आप दोनों के साथ समझौता करना चाहता हूं, वो है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, राइट। लेकिन महाराजा हरि सिंह को साथ में एक बात पता थी, स्पेशली पाकिस्तान की, कि भाई मैं अपने एसेंशियल कमोडिटीज के लिए, हमारा जम्मू एंड कश्मीर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है पाकिस्तान में, नमक से लेके, साबुन से लेके, अनाज से लेके, केरोसिन से लेके, हर एक चीज जो है वो कहां स्टोर की जाती थी, जम्मू कश्मीर पहुंचते हुए पहले स्टोर होती थी कहां पे, आपके रावलपिंडी में, सियालकोट में। यहां से इन एसेंशियल कमोडिटीज को कहां ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है मेरे दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में। कहां से? ट्रक्स और रेलवे से। तो आप समझिए कि जितना भी हमारा एसेंशियल कमोडिटीज थी वो पूरी तरीके से कहां से आती थी, पाकिस्तान से आती थी। तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान J&K के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए महाराजा हरि सिंह ने बड़ा सोच के कि मैं पाकिस्तान को ऑफेंड ना करूं, इसलिए उन्हें बड़े आराम से यह प्रस्ताव रखा कि मुझे सोचने का समय दीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं भारत के साथ नहीं आऊंगा, मुझे अभी सोचने का टाइम चाहिए। मैं जैसे सोच लूंगा उसके बाद में फैसला लेके आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये एसेंशियल कमोडिटीज को रोकना नहीं है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि कोई बात नहीं महाराजा जी। मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि भाई जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह बात कर रहे हैं तो महाराजा हरि सिंह इंटरेस्टेड है, कुछ ना कुछ 2-3 महीने, 4-5 महीने के बाद तो ये पाकिस्तान के साथ जुड़ ही जाएंगे। और ऊपर से मोहम्मद अली जिन्ना को पता था कि भाई साहब आपके महाराजा हरि सिंह J&K में जहां रूल कर रहे हैं वहां पे सबसे मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो मुसलमान तो चाहेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ जाए, राइट। इसलिए इन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का प्रस्ताव मान लिया। ये आजादी के कुछ 20 अगस्त की बात कर रहा हूं, 20 अगस्त 1947। और ठीक यही सेम प्रस्ताव जो है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का, वो किसके आगे रखा गया, आपके इंडियन सरकार के आगे, भारत सरकार के आगे। भारत सरकार को बोला गया मैं भी आपके साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करना चाहता हूं, मुझे वक्त चाहिए। भारत सरकार ने सीधा मना कर दिया कि मैं कोई वक्त नहीं दे सकती, मुझे जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा चाहिए, मुझे चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा बने। मैं किसी भी तरीके से वेट नहीं कर सकती, मेरे पास एक दिन भी नहीं है। तो भारत ने तो क्लियर कट मैसेज प्रोवाइड कर दिया, किसको, महाराजा हरि सिंह को, कि मैं आपके प्रस्ताव को ठुकरा रही हूं। अब महाराजा हरि सिंह तक की जब बात पता चली वो बहुत नॉर्मल था। जब ये बात पाकिस्तान में पहुंची तो आप सोचो क्या हालत हुई होगी पाकिस्तान की। आज भी आप कश्मीर मुद्दे को लेके देखो, पाकिस्तान हमेशा हमेशा क्या करेगा, उंगली करेगा कि नहीं करेगा। और उस वक्त तो भाई साहब अभी पाकिस्तान निकला था, वो नफरत की दीवार इतनी ऊंची थी कि उसमें किसी भी तरीके की नफरत को कम नहीं किया जा सकता था। और पाकिस्तान बहुत डेस्परेट था जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ने के लिए। इसके पीछे एक और प्लान भी था बच्चा, आप समझिए। ये अकेला पाकिस्तान नहीं चाहता था, ये ब्रिटेन भी चाहता था। आज आप सोचिए कि यूनाइटेड किंगडम जिसने भारत पे राज किया, उसने भारत के इस तरीके से टुकड़े किए कि भारत से जाने के बाद भी आज भी जितनी नफरतें आप देख रहे हैं, खास करके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम उनकी क्रिएट की हुई है। अब जब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन, बच्चा गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन कौन सा, ये आप समझिएगा, ये है गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन, ये है गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन। अब यूके और यूएसए को यह बात पता थी कि सोवियत यूनियन, जो रशिया को पुराना नाम क्या था, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर बोलते थे, इन सब की आंख सेंट्रल एशिया पे थी। इन सब के लिए सेंट्रल एशिया बहुत इंपॉर्टेंट था।
और इनको पता था कि भाई साहब किसी भी तरीके से गिलगिट बाल्टिस्तान में अंग्रेज चाहते थे कि हम किसी तरीके से ऐसा पपेट बैठा दें, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में रहे। क्या रहे? जो हमारे कंट्रोल में रहे। और कल को अगर किसी भी तरीके की इन्वेजन यूएसएसआर करती है, सोवियत यूनियन करती है, तो उसको रोका जाए। इसलिए एक प्लान तैयार किया गया अंग्रेजों की तरफ से। उस प्लान का नाम था ग्रेट गेम। याद रखना, यह ग्रेट गेम यही प्लान था कि भाई गिलगिट बाल्टिस्तान को इंडिया का हिस्सा नहीं बनने देना। लेकिन यूके ने इसको इस तरीके से छुपा के रखा कि सारा बिल किस पे फट गया भैया? आपके पाकिस्तान पे फट गया। अब देखो, जब यह बात आपके मोहम्मद अली जिन्ना को पता चली कि भारत जो है किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला, वो जेएंडके को भारत का हिस्सा बना के रहेगा, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने एक वार्निंग लेटर लिखा और धमकाया महाराजा हरि सिंह को कि मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि अगर आप इमीडिएटली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनते हैं तो मैं इकोनॉमिक ब्लॉकेड करूंगा, यानी कि जो भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो तो हम ही आपको दे रहे, भारत से तो आपको कुछ नहीं मिल रहा, सारा आपको सियालकोट और रावलपिंडी से आ रहा है, ये सब बंद कर दिया जाएगा और उसके कुछ दिनों के बाद आप पर हमला किया जाएगा। अब दोस्तों, जब यह बात महाराजा हरि सिंह तक पहुंची, ये वार्निंग लेटर पहुंचा, तो महाराजा हरि सिंह ने इसको बड़ा लाइटली लिया। जहां पे महाराजा हरि सिंह को इस पे सीरियस कंसर्न दिखाना चाहिए था, जहां पे वक्त था कि महाराजा हरि सिंह अपनी जो पुलिस है उनको एम्युनिशन प्रोवाइड करें या इंडिया से बात करें कि ये वार्निंग लेटर मुझे मिल रहा है, वहां पे महाराजा हरि सिंह ने इस वार्निंग लेटर को बड़ा लाइटली लिया, बहुत लाइटली लिया। तो मेरे दोस्तों, सितंबर 1947 में पहले पाकिस्तान ने क्या किया? पहले पाकिस्तान ने जेएंडके पे इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगाया, यानी कि सारा राशन जो जेएंडके में जाता था ट्रकों को रोक दिया गया। कोई तेल, कोई राशन, कोई साबुन, कोई नमक जो है वो जेएंडके में नहीं जाएगा। और फिर इन्होंने प्लान किया कि अब हम क्या करेंगे, हमला करके जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान सरकार को साथ में ये बात पता थी कि सीधा पाकिस्तानी आर्मी को यूनिफॉर्म डाल के नहीं भेज सकते, क्योंकि हम जस्टिफाई कैसे करेंगे क्यों हमने अटैक किया, क्या कारण था। तो इसलिए ऐसा करो कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर नाम भी ना आए और जम्मू एंड कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। तो पाकिस्तान ने प्लान क्या किया कि हम क्या करते हैं, आज पाकिस्तान का एक प्रोविंस है मेरे दोस्तों, यहां पे इसको बोलते हैं खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में आपको पठान मिलेंगे, 6-6 फुट के पठान है, ठीक है, लंबे चौड़े पठान। तो इन्होंने बोला हम क्या करते हैं, इन पठानों को हथियार पकड़ाते हैं और इन पठानों को हथियार पकड़ा के हम क्या करेंगे, इनको बोलेंगे हमला करने के लिए। कल को अगर भारत जो है यूनाइटेड नेशंस में जाता भी है, अगर वहां पे जाके बात भी करता है, तो हम बोलेंगे देखो भाई आर्मी तो इन्वॉल्व नहीं थी, हमें अगर इस बात की चेतावनी, हमें इस बात की इंफॉर्मेशन होती, थोड़ा सा भी पता होता कि अटैक होने वाला था, हम रोक लेते। अब हम क्या करें, हम इन्वॉल्व है और बाद में क्या कहते हैं इंडियन आर्मी भी आके तो हमें आना पड़ा रेस्क्यू के लिए, यह भी कैसे। तो इनका यह था कि पाकिस्तान आर्मी का नाम ही ना। अब ये जो प्लान था कि हम क्या करेंगे, इन ट्राइबल्स को तैयार करेंगे, इनको नए उस वक्त के मॉडर्न हथियार देंगे और ये जाके हमला करके जेएंडके को क्या कर लेंगे, हथियार लेंगे। इस ऑपरेशन को बोला गया ऑपरेशन गुलमर्ग। दोस्तों क्या था ऑपरेशन गुलमर्ग? अब ऑपरेशन गुलमर्ग मेरे दोस्तों कब लॉन्च किया गया, खबर ही नहीं है। और ऑपरेशन गुलमर्ग करने से पहले जम्मू एंड कश्मीर के जो कुछ पुलिस वाले थे, जो महाराजा हरि सिंह के आपके राज में काम करते, उन पुलिस वालों को भी खरीदा गया। बहुत सारे वहां के जम्मू एंड कश्मीर के लोकल्स को खरीदा गया कि जब हम हमला करेंगे तो आप जो है हमला मत करना, आप साइड हट जाना, हमें जाने दीजिए, या तो आप क्या करें, अपने जो आपके ईमानदार साथी उनको मार दीजिएगा। यह प्लान था। तो पाकिस्तान ने मेरे दोस्तों आपका 21 और 22 अक्टूबर की रात को, और इस वक्त अगर आपको पता बहुत ठंड होती है इन इलाकों में, अच्छी खासी ठंड होती है, रात को हमला किया गया। 15,000 ट्राइबल्स जो हैं वो हथियार लेके मेरे दोस्तों आपके एंटर कर गए, वो जेएंडके में एंटर करके। और आपका मुजफ्फराबाद और दोमेल, अगर आपको पता हो उड़ी हमला मुजफ्फराबाद से किया गया था। मुजफ्फराबाद और दोमेल जो भारत का हिस्सा था वो 22 अक्टूबर की, जो जेएंडके का हिस्सा था, 22 अक्टूबर की सुबह को आपके ट्राइबल के कंट्रोल में आ गया। दोस्तों करते करते इन्होंने जेएंडके का पूरा ये हिस्सा जो है आपका कंट्रोल में ले लिया।
ये हिस्सा पूरा कंट्रोल में ले लिया, ये पूरा हिस्सा। अब जब ये बात पता चली इसको महाराजा हरि सिंह को, उस वक्त महाराजा हरि सिंह कहां थे? श्रीनगर में। श्रीनगर राजधानी होती थी जम्मू एंड कश्मीर की। श्रीनगर सर्दियों में सर्दियों में जम्मू एंड कश्मीर होता है, गर्मी में श्रीनगर होती थी मेरे दोस्तों। अब उस वक्त महाराजा हरि सिंह आपके श्रीनगर में थे, और आपको पता है ट्राइबल श्रीनगर से कितना दूर थे? सिर्फ 35 मील। अब जब महाराजा हरि सिंह को यह बात पता चली कि हमला हो गया है, और आप सोचिए कि भारत सरकार को इस हमले का कब पता चला? 6 घंटे के बाद। हमले के 6 घंटे के बाद भारत सरकार को पता चल रहा है कि भाई पाकिस्तान की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर में हमला हो चुका है। अब जितने भी आपके डोगरा डायनेस्टी के महाराजा हरि सिंह के ऑफिसर्स थे, उन्होंने महाराजा हरि सिंह को बोला कि अब टाइम आ चुका है कि भारत से मदद मांगी जाए। अगर भारत से मदद नहीं मांगी तो ये आपको भी काट देंगे, आपको भी मार देंगे, और पूरा जम्मू एंड कश्मीर हो सकता है 2-3 दिन में ये कहां पहुंच जाए? आपके श्रीनगर में पहुंच जाए, फिर हम जम्मू एंड कश्मीर को बिल्कुल बचा नहीं पाएंगे। अब हमें भारत की मदद चाहिए। अब हमें भारत सरकार के पास गुहार लगानी पड़ेगी कि हमारी मदद कीजिए। मेरे दोस्तों, महाराजा हरि सिंह जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू को बोलते हैं, लेटर लिखते हैं कि मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आर्मी जो है आप सप्लाई करें, मुझे आर्म्स एंड एम्यूनिशन दीजिए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान बहुत अंदर तक आ चुका है, और अगर आपने जल्दी मदद नहीं भेजी तो पाकिस्तान जो है पूरे जम्मू एंड कश्मीर को हथिया लेगा। भारत सरकार का मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि हम तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले आपको एक समझौता हमारे साथ करना पड़ेगा। उस समझौते का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसका मतलब था कि जे.एंड.के जो है वो भारत का हिस्सा बन रहे हैं। उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में, उस एग्रीमेंट में अगर आप साइन करते हैं तो मैं आर्मी भेजने के लिए तैयार। फाइनली मेरे दोस्तों 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह और मेरे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने एक समझौता आ गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा बना। लेकिन अब सवाल यह था मेरे दोस्तों कि हमें क्या करना है? जम्मू एंड कश्मीर में आर्मी भेजनी है, लेकिन आर्मी भेजेंगे कैसे? जो रोड थी वो बहुत खराब थी, और बनिहाल टनल उस वक्त बना ही नहीं था। बनिहाल टनल बना 1955 में। अब अगर आर्मी को हम वाया रोड भेजते तो इतनी देर तक इतना वक्त गुजर जाता, इतना टाइम कंज्यूम हो जाता कि शायद हम जम्मू एंड कश्मीर बचा ही नहीं पाते। तो प्लान किया गया कि आर्मी को एयरलिफ्ट किया जाएगा। तरीका क्या है? आर्मी को एयरलिफ्ट किया जाएगा। और याद रखिएगा, आपको जब इंडियन आर्मी पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में एंटर हुई वो वाया एयर हुई थी। अब इसकी जिम्मेदारी, अब देखो प्रॉब्लम क्या था कि श्रीनगर में जो आपका एयरपोर्ट तो था नहीं, वो एयर स्ट्रिप था। वो क्या था? एक मामूली एयर स्ट्रिप, मतलब ना उसमें लाइट की फैसिलिटी थी, ना वहां पे कोई रेस्क्यू आपका ऑपरेशन हो सकता था, ना वहां पे कोई इमरजेंसी सर्विसेज थी, और ना ही वहां पे कोई लाइट थी। मतलब अगर इंडियन आर्मी को आपको एयरलिफ्ट करना है और वहां पे ड्रॉप करना है तो सिर्फ दिन के वक्त हो सकता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो आप सोचा क्या करें क्या? तो मेरे दोस्तों उस वक्त जो है एयर कॉमोडोर आपके मेहर सिंह, इनको अप्रोच किया गया, इनको बोला गया, क्योंकि ये बहुत वर्ल्ड वॉर सेकंड में इनने बहुत बेहतरीन जो है आपका प्रदर्शन दिखाया था, बहुत बहादुर थे। ऑपरेशन कॉमोडोर मेहर सिंह को क्या किया गया? इस ऑपरेशन का हेड बनाया गया। उनको बोला कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करेंगे? फौजियों को एयरलिफ्ट करेंगे और वहां पे ड्रॉप करेंगे श्रीनगर में। और मेहर सिंह ने मेरे दोस्तों पहली फर्स्ट सिख बटालियन जो है, जो इंडियन आर्मी जो उतरी थी वो थे फर्स्ट सिख बटालियन, और उसके बाद पूरी ब्रिगेड को इस ऑपरेशन में मेरे दोस्तों मेहर सिंह ने क्या किया? एयरलिफ्ट करके वहां पे उतारा, और इस तरीके से हमने श्रीनगर को पाकिस्तान के कंट्रोल में आने से बचाया। अब सवाल यह था कि अब करना क्या है, आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू पहुंच जाते हैं यूनाइटेड नेशंस। जवाहरलाल नेहरू कहां पहुंचे? यूनाइटेड नेशंस पहुंचे। जवाहरलाल नेहरू ने यूनाइटेड नेशंस में बोला कि यह पाकिस्तान ने जो किया है यह पूरी तरीके से क्या है? आपका गैर कानूनी है। पाकिस्तान को इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहिए अपनी आर्मी को। कहां से? आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से। और कितना इलाका ऑक्युपाइड कर चुके हैं, और अभी भी ये इलाका इनके कंट्रोल में। ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं आप, राइट, ये एरिया ये पूरा इनके कंट्रोल में आ गया।
आज भी इनके कंट्रोल में है। याद रखना मेरे दोस्तों, अब इसको जिसको मैं रेड कर रहा हूं, ये हिस्सा, इसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। इसको बोलते हैं हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ये ऊपर क्या है? ये है गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन। ये है गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन। 78,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है आज पाकिस्तान के अवैध कब्जे में, अवैध तरीके से इस पर कब्जा किया। अब जब आपके जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री जब यूनाइटेड नेशंस पहुंचे, यूनाइटेड नेशन में यह फैसला लिया गया कि हम क्या करेंगे, पाकिस्तान को यह बोला गया सबसे पहले आप अपनी मिलिट्री विड्रॉ करेंगे, सबसे पहले सीज फायर कराया गया, जहां है वहीं रुके, आप फायरिंग नहीं होगी। उसके बाद बोला गया कि आप जो है आप इस सीज फायर लाइन से अपनी मिलिट्री को वापस उठा के ले जाएंगे और यहां रखेंगे, वापस यहां अपनी आर्मी को विड्रॉ करें। उसके बाद हम क्या कराएंगे, जम्मू एंड कश्मीर में प्लेबिसाइड करवाएंगे। क्या करवाएंगे? प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड मतलब जम्मू एंड कश्मीर के लोग वोट करके ये बताएंगे कि उनको भारत के साथ जाना है कि पाकिस्तान के साथ जाना है। और जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग डिसाइड करेंगे वैसे ही J&K जो है आपका या तो भारत के साथ जाएगा या तो पाकिस्तान के साथ जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी ने कभी विड्रॉ किया ही नहीं। पाकिस्तान आर्मी ने कभी विड्रॉ जाके किया ही नहीं। और आज भी पाकिस्तान आर्मी जो है इस LOC से, जो बेसिकली इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये लाइन ऑफ डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूटेड लाइन है बिटवीन इंडिया एंड व्हाट योर पाकिस्तान, जिसको यूज करके यहां से इन्फिल्ट्रेशन होती है। आज अगर मिलिटेंसी जो आप देखते हो, सारे मिलिटेंट्स को यहां से भेजा जाता है, सारे मिलिटेंट्स को यहां से एंटर करवाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई। मेरे दोस्तों, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऑपरेशन है। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं ऑपरेशन को जरूर डिस्कस करूंगा। जैसे ऑपरेशन पराक्रम, बहुत ही जबरदस्त ऑपरेशन था, हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग केस स्टडी आप मुझे बताएंगे कि आपको किस केस स्टडी के बारे में जानना है। एक सियाचिन ग्लेशियर पे भी किस तरीके से भारत सियाचिन ग्लेशियर पे पहुंचा, उसमें भी बहुत बेहतरीन जो है एक स्टोरी है। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा और ये भी जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच। फॉलो करें वीडियो को, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।